प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। आज हम आपके हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम में द्वितीय प्रश्न पत्र की पंचम इकाई से अनुवाद अर्थ अनुवाद का अर्थ, महत्व एवं प्रक्रिया पर बात करेंगे। अनुवाद क्या है, अनुवाद की आवश्यकता व इसका महत्व क्या है और अनुवाद की प्रक्रिया क्या है, अनुवाद किस प्रकार से किया जाता है, इन पक्षों पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम अनुवाद की व्युत्पत्ति के बारे में बात करते हैं। तो अनुवाद शब्द में मूल जो शब्द है वाद है, अनुसर्ग है, और वाद शब्द संस्कृत की वद धातु से बना है। वद धातु में घ प्रत्यय से वाद बना है और इसका अर्थ होता है बोलना या कहना। अनुपसर्ग का संयोजन होने से अनुपसर्ग जो है वो पीछे बाद में के अर्थ में प्रयुक्त होता है और अनुपसर्ग के साथ संयोजन से अनुवाद शब्द बनता है। तो इसका अर्थ हुआ किसी के कहने के पीछे कहना, किसी के कहने के बाद में कहना या पुनर्कथन। अनुवाद जो है वो एक भाषा में कही गई सामग्री को दूसरी भाषा में रूपांतरण। किसी रचनाकार के द्वारा कही गई बात को दूसरी भाषा में कहना, रूपांतरित करना, अंतरण करना उसका अनुवाद कहलाता है। यद्यपि ये अनुवाद का सीमित अर्थ है, अनुवाद व्यापक अर्थ में जो है प्रतीकांतरण है। और प्रतीकांतरण से क्या आशय है कि भाषा ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है। भौतिक जगत की वस्तुओं को हम प्रतीकार्थ से समझते हैं। जैसे पानी जब बोलते हैं तो पानी का एक बिंब हमारे मस्तिष्क में बनता है। मेज जब बोलते हैं तो उसका बिंब हमारे मस्तिष्क में बनता है। कमल जब बोलते हैं तो कमल का बिंब हमारे मस्तिष्क में बनता है। अब इस कमल का जो अर्थ है वो तो पूरे विश्व की भाषा में वही कमल के फूल से लिया जाएगा। मेज वही लकड़ी से या लोहे से बनी हुई चार पायों वाली वस्तु होगी। पानी उसी अर्थ में सभी जगह प्रयुक्त होता है विश्व की सभी भाषाओं में। लेकिन अलग अलग भाषाओं में इनके लिए अलग अलग ध्वनि प्रतीक होंगे। जैसे पानी के लिए हिंदी भाषा में पानी, नीर, जल, तोय, पय। अंग्रेजी में उसके लिए जो है वाटर। कमल के लिए लोटस अंग्रेजी में और हिंदी में कमल है। अन्य भाषाओं में अन्य ध्वनि प्रतीक हो सकते हैं। तो भाषा ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है और एक भाषा में एक वस्तु के लिए जो ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था होती है वे जरूरी नहीं है कि अन्य भाषाओं में भी वैसे ही व्यवस्था हो, क्योंकि प्रत्येक भाषा की जो संरचना है वो विशिष्ट होती है। प्रत्येक भाषा की अपनी संरचना होती है और भाषा की संरचना में उसकी ध्वनियां, उनसे निर्मित शब्द, पद, शब्दांश, पदांश, वाक्य, लोकोक्तियां, मुहावरे, प्रतीक, अलंकार, इन सभी का महत्व होता है। और इसी कारण एक भाषा के समतुल्य शब्द दूसरी भाषा में मिले। जैसे हिंदी की बात करें तो जल, नीर, तोय, वारी, पय, पानी के लिए बहुत से शब्द, कमल के लिए बहुत से पर्यायवाची है और रात्रि के बहुत से पर्यायवाची है और उनके प्रयोग में सूक्ष्म अंतर भी होता है।
अर्थ में, लेकिन दूसरी भाषाओं में भी ऐसी उपलब्धता हो ये जरूरी नहीं है। वाक्य के स्तर पर देखें तो एक भाषा में वाक्यों के प्रयोग की जो व्यवस्था है वो दूसरी भाषा में भी हो ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे मैं एक उदाहरण की बात करूं तो हिंदी में हम मैं 3 वाक्य लेते हैं। लड़का गिरा, लड़का गिर पड़ा और लड़का गिर गया। इन तीनों में जो है अर्थ की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर है। पर अंग्रेजी में जब इसका रूपांतरण करेंगे तो द बॉय फेल या द बॉय फेल डाउन यही होंगे, क्योंकि अंग्रेजी में संयुक्त क्रियाएं सहायक क्रियाएं हिंदी की तरह इतनी अधिक नहीं है। इसको आप एक दूसरे उदाहरण से और स्पष्ट समझ सकते हैं कि मैं हिंदी के 4 वाक्य बोलूं कि आज हमारे यहाँ मेहमान आए, आज हमारे यहाँ मेहमान आ गए, आज हमारे यहाँ मेहमान आ धमके, आज हमारे यहाँ मेहमान आ मरे। आए, आ गए, आ धमके और आ मरे। इन चारों वाक्यों में क्रियाओं की वजह से, संयुक्त क्रिया की वजह से, मूल क्रिया वही है, मुख्य क्रिया, अर्थ में अंतर आ गया। आ धमके और आ मरे जो अर्थ को द्योतित करता है उसमें वक्ता की अनिच्छा वो दृष्टिगत होती है, द्योतित होती है। लेकिन जब इसका अंग्रेजी में रूपांतरण किया जाएगा तो एक ही वाक्य होगा, गेस्ट्स केम टू अस टुडे, आज हमारे यहाँ मेहमान। अब हिंदी के तीसरे और चौथे वाक्य को अंग्रेजी में कहने के लिए केवल शाब्दिक अंतरण से काम नहीं चले, वहां अनुवादक को अपनी तरफ से कुछ जोड़ना पड़ेगा, तभी वो उस वाक्य के भाव को, वक्ता के भाव को, रचनाकार के भाव को संपूर्ण अर्थ में व्यक्त कर पाए। तो अनुवाद एक भाषा में कथित जो सामग्री है उसकी, उसमें जो निहित विचार है या भाव है उसको जितनी सहजता से और जितना संभव हो सके उतना समान रूप में दूसरी भाषा में अंतरित करना। एक भाषा के समान एक भाषा की अभिव्यक्तियों के समतुल्य अभिव्यक्तियां दूसरी भाषा में उपलब्ध होना कठिन है। इसलिए जितना संभव हो सके और ये समानता है, जितनी समतुल्यता आ सके, जितनी निकटता आ सके मूल भाषा से, वही अनुवाद। तो अनुवाद को हम कह सकते हैं कि एक भाषा की सामग्री का, एक भाषा की विषय वस्तु को यथासंभव और सहज रूप में, निकटतम समतुल्य रूप में दूसरी भाषा में अंतरित करने का प्रयास या अंतरित करने की क्रिया है। और मूल रचना जिस भाषा में होती है उसे तो कहा जाता है स्रोत भाषा। इसको मैं यूं भी कह सकता हूं कि जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है वो स्रोत भाषा है, और जिस भाषा में अनुवाद किया जाता है वो लक्ष्य भाषा है। तो अनुवाद के बारे में उसका व्युत्पत्ति अर्थ, परक अर्थ तो यह है कि पुनः कथन या किसी के बाद कहना। और सामान्य रूप से अनुवाद को हम एक भाषा की सामग्री या विषय वस्तु या कथ्य को दूसरी भाषा में रूपांतरित करना कह सकते हैं। लेकिन अनुवाद में जो है एक भाषा में कहे गए विचार
या भाव को दूसरी भाषा में उसके निकटतम रूप में रूपांतरित करना है। और अनुवाद को समझने के लिए हम विभिन्न भारतीय और पाश्चात्य समीक्षकों ने जो परिभाषाएं दी है उनको देखते हैं। नायडा अमेरिकी विचारक ने अनुवाद की परिभाषा दी है कि स्रोत भाषा में व्यक्त संदेश के लिए लक्ष्य भाषा में निकटतम सहज समतुल्य संदेश को प्रस्तुत करना। यह समतुल्यता पहले तो अर्थ के स्तर पर होती है और फिर शैली के स्तर पर। नायडा ये कहना चाहते हैं कि स्रोत भाषा पर हम आप जान चुके हो कि स्रोत भाषा जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है और लक्ष्य भाषा जिस भाषा में अनुवाद किया जाता है। तो मूल रचना जिस भाषा में, उस स्रोत भाषा में जो संदेश है, जो भाव है, वो विचार है, उसको लक्ष्य भाषा में निकटतम सहज समतुल्य, मूल भाषा में, स्रोत भाषा में व्यक्त भाव और विचार को लक्ष्य भाषा में उसके सबसे निकटतम समतुल्य संदेश के रूप में प्रस्तुत करना। मूल भाषा में जो भाव है, जो विचार है, उसको यथासंभव सबसे निकटतम रूप में लक्ष्य भाषा में किस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है, ये अनुवाद। क्योंकि समतुल्यता, पूर्ण रूप से समतुल्यता, उसकी संभावना बहुत कम रहती। और भाषा के दो पक्ष, रचना के दो पक्ष होते हैं, भाव पक्ष और शैल पक्ष। तो समतुल्यता जो है वो दोनों ही स्तर पर होनी चाहिए, अर्थ के स्तर पर भी और शैली के स्तर पर। हम भारतीय विचारक, प्रसिद्ध भाषा विज्ञानी भोलानाथ तिवारी की परिभाषा देखते हैं। भोलानाथ तिवारी ने लिखा है कि एक भाषा में व्यक्त विचारों को यथासंभव समान और सहज अभिव्यक्ति द्वारा दूसरी भाषा में व्यक्त करने का प्रयास अनुवाद है। और इनकी परिभाषा अपने आप में पूर्ण है कि एक भाषा में कहेगी बात को, विचारों को यथासंभव, जितना संभव हो सके, क्योंकि पूर्ण रूप से, शतांश रूप से समानता संभव नहीं है। यथासंभव समान और जिसमें सहजता हो, दूसरी भाषा में व्यक्त करना अनुवाद। डॉक्टर विनोद गोदरे की अगर अपन परिभाषा देखें भारतीय, तो उन्होंने दिया है कि अनुवाद स्रोत भाषा में अभिव्यक्त विचार या वक्तव्य अथवा रचना अथवा सूचना साहित्य को यथासंभव मूल भावना के समानांतर बोध एवं संप्रेषण के धरातल पर लक्ष्य भाषा में अभिव्यक्त करने की क्रिया है। और यहाँ भी विनोद गोदरे ने भी वही बात कही है जो नायडा ने कही है कि मूल भाषा में जो बात कही गई है, जो ज्ञान है, विचार है, भाव है, उसको संप्रेषण और अर्थ दोनों के स्तर पर लक्ष्य भाषा में अभिव्यक्त करने की क्रिया है, यथासंभव मूल भावना के साथ। देवेंद्र नाथ शर्मा ने कहा कि विचारों को एक भाषा से दूसरी भाषा में रूपांतरित करना अनुवाद है। बहुत सरल परिभाषा दी गई, एक भाषा से दूसरी भाषा में विचारों को रूपांतरित करना अनुवाद है। लेकिन हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि विचारों का ये रूपांतरण, भावों का ये रूपांतरण जितना अधिक समान हो सके, सहज हो सके, दोनों में जितनी अधिक समतुल्यता होगी, वह अनुवाद उतना ही श्रेष्ठ माना जाएगा। तो अनुवाद से आप परिचित हो गए, अनुवाद की परिभाषा से आप परिचित हुए कि स्रोत भाषा में व्यक्त मूल भाव या विचार को निकटतम समतुल्य और सहज रूप में दूसरी भाषा में व्यक्त करने की क्रिया। और भाषा के संतरण के दौरान इस बात का सदैव ध्यान होना चाहिए कि स्रोत भाषा के कथ्य में
लक्ष्य भाषा के आने पर न तो विस्तार हो, न संकोच हो, न किसी अन्य प्रकार का परिवर्तन हो, निकटतम समतुल्यता होनी चाहिए। स्रोत भाषा में कथ्य और अभिव्यक्ति का सामंजस्य लक्ष्य भाषा में अनुवादित होने पर भी वैसा ही बने रहे, अनुदित होने पर भी वैसा ही। मूल भाषा में भाव और शैली, अर्थ और शैली, कथ्य और शैली में जो समानता है, सामंजस्य है, वो लक्ष्य भाषा में भी वैसे ही बने रहे। और प्रयास ये होना चाहिए, अच्छा अनुवादक वह होता है जो मूल रचना को पढ़ करके स्रोत भाषा में व्यक्त भाव विचार को पढ़ करके पाठक को जैसी अनुभूति हो, वैसे ही अनुभूति अनुदित सामग्री को पढ़कर पाठक को होनी चाहिए। तो ये अनुवाद का अर्थ है, परिभाषा। अब हम अनुवाद के महत्व पर बात करते हैं। अनुवाद का महत्व क्या है, इस बात को जानने के लिए हम ये जाने कि अनुवाद की आवश्यकता क्यों पड़ी है, इसी से अनुवाद का महत्व स्पष्ट हो जाएगा। आज भूमंडलीकरण के इस दौर में दुनिया एक ग्राम में तब्दील हो गई, विश्व जो है एक गांव में तब्दील हो गया है। और इस कारण एक भाषा भाषी व्यक्ति का विश्व के अन्य भाषा भाषी व्यक्तियों से सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, व्यापारिक, व्यावसायिक, पर्यटन के उद्देश्यों से संपर्क होता है। और अन्य भाषा भाषियों से संपर्क के लिए अनुवाद ही एकमात्र माध्यम है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न भाषा भाषी समुदायों के साथ मनुष्य के संपर्क व्यवहार के में अनुवाद ही एकमात्र माध्यम है। अनुवाद के माध्यम से ही एक व्यक्ति जो है वह विभिन्न भाषा भाषियों के संपर्क में आ सकता है। विभिन्न भाषाओं में व्यक्त ज्ञान, विज्ञान, विचार, तकनीक और साहित्य से वो परिचित हो सकता है। तो व्यक्ति की भाषा ज्ञान की सीमाएं हो सकती होती है। एक एक व्यक्ति सभी भाषाओं का ज्ञान नहीं अर्जित कर सकता, और व्यक्ति का संपर्क सभी भाषा भाषियों से होता है। इस कारण अनुवाद के माध्यम से ही एक भाषा भाषी जो व्यक्ति है वो अन्य भाषा भाषियों के संपर्क में आता है और उनसे संवाद स्थापित करता है। ये अपने आप में अनुवाद का महत्व है। अनुवाद के महत्व को हम इस बिंदु की सहायता से भी समझ सकते हैं कि सांस्कृतिक समन्वय, सामाजिक संस्कृति, एक मिली जुली संस्कृति। और ये सामाजिक संस्कृति हम देखें तो भारत चूंकि विविधताओं का देश है और एक विशाल देश है, यहाँ पर विभिन्न जाति, धर्म और संप्रदाय और भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते हैं। तो विभिन्न भाषा भाषी इन समुदायों की रहन सहन, खान पान, संस्कृति, विचार, मूल चेतना, सोच, चिंतन, मनन, जीवन पद्धति से परिचित होने का जो माध्यम है वो अनुवाद। इसी तरह वैश्विक स्तर पर भी विश्व के अलग अलग परिदृश्य में रहने वाले व्यक्तियों के समाजों के प्रचलित आचार विचार से पद्धति, जीवन पद्धति, रहन सहन, उनके चिंतन मनन से रूबरू होने, परिचित होने का जो माध्यम है वो अनुवाद। इस तरह से अनुवाद एक राष्ट्र के विभिन्न भाषा भाषियों के बीच और विभिन्न राष्ट्रों के विभिन्न भाषा भाषियों के बीच एक सेतु का कार्य करता है, और जिसकी परिणति सांस्कृतिक समन्वय के रूप में होती है। दूसरा है विश्व साहित्य, ज्ञान और तकनीक के प्रचार प्रसार।
अनुवाद के माध्यम से ही एक भाषा का जो साहित्य है वह दूसरी भाषा तक पहुंचता है। जैसे भारत के जो प्राचीन धर्म ग्रंथ है, वेद है, रामायण है, महाभारत है, ये उपनिषद है, अनुवाद के माध्यम से ही भारत की अन्य भाषाओं में भी रूपांतरित हुए। अरबी, फारसी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। रामायण जो है उसके तमिल में भी है, मलयालम में भी है, कन्नड़ में भी है, बहुत से रूपांतरण है और संस्करण है। इसी तरह अंग्रेजी में भी रूपांतरित हुए और विश्व की अन्य भाषाओं में भी रूपांतरित हुए। ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद को ग्रिफ्थ ने अनुदित किया था अंग्रेजी में। तो एक भाषा के साहित्य को दूसरी भाषा तक पहुंचाने का जो माध्यम है वो अनुवाद, और इसी के द्वारा हम विश्व के साहित्य से, विभिन्न भाषा भाषियों के साहित्य से परिचित हो पाते। अंग्रेजी साहित्य, चाहे वो शेक्सपियर हो, वर्ड्सवर्थ हो या अन्य रूसी मैक्सिम गोर्की हो, अ, उनके साहित्य से भारतीयों को परिचित होने का जो अवसर मिलता है तो वो केवल और केवल अनुवाद के माध्यम से मिलता है। तो एक भाषा में रचित साहित्य को दूसरी भाषा तक पहुंचाने का जो माध्यम है वो अनुवाद है, और इसी के द्वारा विभिन्न भाषा भाषी विभिन्न भाषाओं में निहित जो साहित्य है उससे परिचित होते हैं। इसके साथ ही वर्तमान युग जो है विज्ञान का युग है, और विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में बहुत उन्नति हुई है। तो ज्ञान और तकनीक के प्रचार प्रसार और ज्ञान और तकनीक तक अपनी पहुंच बनाने का जो आधार है वह भी अनुवाद है। जैसे कंप्यूटर की भाषा की बात करें या वैज्ञानिक आविष्कारों की भाषा की बात करें तो ज़्यादातर पश्चिमी जगत में हुए हैं, और इस कारण इसमें अंग्रेजी अंग्रेजी में उपलब्ध है। तो उस ज्ञान तक अ, भारतीय या अंग्रेजी से इतर भाषाओं का ज्ञान रखने वाले लोगों के लिए, भाषा भाषियों के लिए अनुवाद ही एकमात्र माध्यम है। भाषा परक आदान प्रदान और एक विश्व भाषा की दृष्टि से भी अनुवाद का महत्व है कि एक भाषा से दूसरी भाषा में जब साहित्य का अनुवाद करते हैं तो विभिन्न समाजों की जो अपनी परंपराएं होती है, संस्कृतियां होती है, उनसे जुड़े उनके जो शब्द होते हैं वो भी लक्ष्य भाषा में अनुदित हो जाते हैं, क्योंकि लक्ष्य भाषा में उसके समतुल्य शब्द नहीं होते। कंप्यूटर और विज्ञान से संबंधित जो भारतीय पुस्तकें हैं उनमें अंग्रेजी शब्दों का अधिक जो प्रचलन है वो इसी बात का द्योतक है कि इन इन शब्दों के समतुल्य शब्द जो है वो हिंदी में उपलब्ध नहीं, और इसी कारण इन शब्दों को यथावत रूप से हिंदी में ग्रहित कर लिया गया है, ग्रहण कर लिया गया। और इस प्रकार से एक भाषा के शब्दों को दूसरी भाषा में ग्रहण करने से भाषाओं के मध्य में, भाषाओं के बीच में शब्दों के आदान प्रदान की प्रक्रिया होती है, जिससे भाषाएं जो है वो अ, समृद्ध होती है और एक विश्व भाषा के निर्माण की ओर आगे बढ़ती है। एक ऐसी भाषा जिसमें जिसे लगभग सभी भाषाभाषी लोग समझ सकें या ज्यादातर भाषाभाषी लोग समझ सकें। एक साहित्य के तुलनात्मक अध्ययन में भी अनुवाद का महत्व है। एक भाषा में रचित जो साहित्य है उसका दूसरी भाषा में उसी रूप में, उसी भाव और कथ्य के रूप में कही गई बात, जैसे भारत हिंदी के जो प्रेमचंद है उनकी तुलना रूस के मैक्सिमम गोर्की से की जाती है, और इसका कारण है कि दोनों की जो रचनाओं में मूल भाव, केंद्रीय भाव है उसमें समानता है। आगे की तुलना टी.एस. एलियट से की जाती है, कबीर की तुलना फ्रांस के रेवल से की जाती है,
पंथ की तुलना वर्ष वर्ष से की जाती है, और इस तुलनात्मक अध्ययन का जो आधार है वो अनुवाद, क्योंकि अनुवाद के माध्यम से ही दोनों रचनाकारों की रचनाओं में व्यक्त जो मूल भाव कथ्य है उससे परिचित होकर के उनके तुलनात्मक पक्षों और पहलुओं को खोजा जाता है। व्यवसाय के क्षेत्र में अनुवाद का महत्व बहुत अधिक हो गया है, क्योंकि ये एक तो बहुमंडलीकरण का दौर है और दूसरा भौतिकतावाद का युग है, आर्थिक युग है। तो इसमें व्यवसाय जीवन का सबसे प्रमुख पक्ष है, और बहुराष्ट्रीय कंपनियों की स्थापना हुई है औद्योगिकीकरण के कारण। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अपने माल की बिक्री विश्व के सभी कोनों तक करनी होती है, और इसके लिए उन्हें जो है विभिन्न भाषा भाषी लोगों के संपर्क में आना पड़ता है, और इसके लिए जो एकमात्र माध्यम है वो अनुवाद ही है। अपने माल की बिक्री के लिए उन्हें विज्ञापन करना पड़ता है, और विज्ञापन भी उस भाषा के जिस विश्व के जिस कोने के भाषा भाषियों तक वो पहुंचाना चाहते हैं उस भाषा भाषियों की भाषा में ही अनुवाद विज्ञापन करना पड़ता है। तो इसके लिए एकमात्र जो माध्यम है वो अनुवाद ही है। जनसंचार माध्यमों में सूचना क्रांति ने विश्व को जो है वैश्विक ग्राम बनाया है। तो जनसंचार के चाहे मुद्रित माध्यम हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उसमें अनुवाद का अपने आप में महत्व है, क्योंकि अ, व्यक्ति विश्व के सभी कोनों में घटने वाली घटनाओं से परिचित होना चाहता है, और इसके लिए जो मीडिया है, जनसंचार के माध्यम है, उनको अपनी भाषा को अनुदित करके अलग अलग भाषा भाषियों तक पहुंचाना होता है, और इसके लिए जो माध्यम है वो है अनुवाद। प्रशासनिक क्षेत्र में भी अनुवाद का महत्व है। भारत की बात करें तो भारत में अंग्रेजी को राजभाषा का दर्जा है, पर जो है आज भी हिंदी को राजभाषा का दर्जा है, पर आज भी अधिकांश जो राज के कार्य है वो अंग्रेजी में होता है। तो अंग्रेजी और हिंदी की जहाँ आवश्यकता होती है, जहाँ दोनों चलते हैं, वहाँ पर फिर अनुवादक की आवश्यकता होती है। इसी कारण बैंकों में जो है अनुवादक के पद होते हैं। भारतीय विदेश सेवाओं के जो प्रशासनिक अधिकारी है उनको भी विदेशों में विभिन्न भाषा भाषी देशों में सेवा करने का मौका मिलता है, तो वहाँ उनके लिए जो है एकमात्र माध्यम वो अनुवाद ही रह जाता है। विभिन्न राष्ट्राध्यक्षों के बीच राजनीतिक आर्थिक सामरिक संवाद का जो माध्यम है वह भी अनुवाद ही है। तो अनुवाद का अपने आप में बड़ा महत्व है, विशेष रूप से सूचना और तकनीक के कारण वैश्विक ग्राम में तब्दील हुए इस दुनिया के समय। अब है अनुवाद की प्रक्रिया। अनुवाद में एक भाषा की विषय वस्तु को दूसरी भाषा में जो है रूपांतरित किया जाता है, और जैसा कि मैंने पहले ही बात कर दी की है कि एक भाषा के समतुल्य अभिव्यक्तियां दूसरी भाषा में भी उपलब्ध हो ये जरूरी नहीं है। फिर अनुवाद में परकाया प्रवेश करना पड़ता है। परकाया प्रवेश का अर्थ है कि मूल रचनाकार ने जिस अर्थ और जिस भाव में वो बात कही है उसको पाने के लिए उसी के स्तर पर जाना पड़ता है। तो अनुवाद अपने आप में एक जटिल, टेढ़ा और श्रम साध्य प्रक्रिया है। अनुवाद के लिए अनुवादक में कुछ योग्यताएं होनी चाहिए, जैसे एक तो भाषा का ज्ञान। अनुवादक में को लक्ष्य भाषा और स्रोत भाषा दोनों ही भाषाओं का समान ज्ञाता होना चाहिए, दोनों ही भाषाओं का विशेषज्ञ होना चाहिए। अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करना चाहता है तो उस अनुवादक को हिंदी और अंग्रेजी दोनों का ही अच्छा ज्ञान होना चाहिए। अगर दोनों भाषाओं पर उसकी पकड़ नहीं है तो अनुवाद कार्य में सफलता मिलना संदिग्ध। दूसरा है विषय ज्ञान। भाषा ज्ञान के साथ साथ अनुवादक का विषय को ज्ञान होना भी आवश्यक है। जैसे विज्ञान के किसी विषय या विज्ञान के किसी विषय जैसे रसायन शास्त्र की
कोई सामग्री अंग्रेजी से हिंदी में अनुदित करनी है तो अनुवादक को जब तक रसायन शास्त्र के उस विषय वस्तु का ज्ञान नहीं होगा तब तक वो उस सामग्री को हिंदी में जो है रूपांतरित नहीं कर सकता। तो भाषा का ज्ञान के साथ साथ अनुवादक को जो है विषय ज्ञान भी आवश्यक है। अब अनुवाद की जो प्रक्रिया है उसके विभिन्न समीक्षकों ने, विभिन्न विचारकों ने, विभिन्न भाषा विज्ञानियों ने अपने अपने आधार पर अलग अलग चरण बताए हैं, लेकिन मुख्य रूप से अनुवाद की प्रक्रिया के 5 चरण है जो भोलानाथ तिवारी ने बताए हैं। और ये 5 चरण है। सबसे पहला है पाठ का पठन, स्रोत भाषा के पाठ का पठन, और दूसरा है पाठ विश्लेषण, तीसरा है भाषांतरण, चतुर्थ पाठ संयोजन, और पंचम जो है वो पाठ पुनरीक्षण है। पहले की बात करते हैं। पाठ पठन। पाठ पठन स्रोत भाषा में जो सामग्री है सबसे पहले अनुवादक को उसका अच्छी तरह से अध्ययन करना पड़ता है, और इसके लिए भाषा और विषय दोनों को ही उससे भली भांति समझने की जरूरत होती है। अनुवादक को इसके लिए जो मूल रचना है उसका विभिन्न संदर्भों को ध्यान में रखते हुए पठन करना होता है। मूल रचना को जानने के लिए उसे उस रचना के रचनाकार की विचारधारा, उसके व्यक्तित्व और उसके परिवेश परिस्थितियों से भी परिचय होना आवश्यक है। तो भाषिक संरचना और अर्थगत संदर्भों को ध्यान में रखकर ही जो है अनुवादक उसके मूल भाव तक पहुंच सकता है। इसके लिए उसे कल्पना की भी आवश्यकता हो सकती है। तो सबसे पहले मूल जो रचना स्रोत भाषा में जो सामग्री है उसका पठन करना और उसमें निहित भाव को समझना जानना। दूसरा है पाठ विश्लेषण। इसमें स्रोत भाषा के पाठ का संरचनागत दृष्टि से विश्लेषण करना है, व्याकरणिक दृष्टि से विश्लेषण करना है, और विश्लेषण में इस बात का ध्यान देना होता है कि किस शब्द का उसे अनुवाद करना है, कहाँ किसी पदबंध का करना है, कहाँ उपवाक्य का करना है, कहाँ एक से अधिक वाक्यों को तोड़ना है या एक से अधिक वाक्यों को जोड़ना है। तो व्याकरणिक दृष्टि से जो भाषा की इकाइयां हैं उनमें मूल रचना को तोड़ करके उनका विश्लेषण किया जाता है, और इस इस विश्लेषण से जो अनुवादक है वो ये देखता है कि उसे किस शब्द के समानार्थी कौन से शब्द की रचना, और इस पाठ विश्लेषण से अनुवादक जो है वो मूल रचना की संपूर्ण सामग्री से अच्छी तरह से परिचित हो जाता है और उसके किसी अंश, किसी भाग का छूटने का भय, खतरा भी नहीं रहता। तीसरा है भाषांतरण। भाषांतरण का अर्थ है भाषा का बदलना। स्रोत भाषा के मूल आशय यथासंभव लक्ष्य भाषा में अंतरित किया जाता है, और इस भाषांतरण की प्रक्रिया में मूल भाषा स्रोत भाषा के समतुल्य पर्यायवाची निर्धारित किए जाते हैं, समतुल्य वाक्य रचना निर्धारित की जाती है, और ये देखा जाता है कि मूल भाषा में जो शब्द है या वाक्य है उनके निकटतम पर्याय लक्ष्य भाषा में क्या हो सकते हैं, और इस तरह से मूल भाषा के या मूल रचना के वाक्यों और शब्दों को निकटतम समतुल्य लक्ष्य भाषा के वाक्यों, पदों, पदांशों
में रूपांतरित किया जाता है, अंतरित किया जाता है। चौथा चतुर्थ है पाठ संयोजन। इस चरण में, तीसरे चरण में जो भाषांतरण किया जाता है, वो उस भाषांतरण में चुने गए शब्दों, वाक्यों को संयोजित किया जाता है और संयोजित करके एक अनुच्छेद बनाया जाता है। इस तरह से मूल भाषा के अनुच्छेद के समानांतर लक्ष्य भाषा का अनुच्छेद जो है वो तैयार होता है। फिर है पाठ पुनरीक्षण, जो अंतिम चरण है। इस चरण में अनुदित जो पाठ है उसका पुनरीक्षण करता है, उसका पुनरीक्षण किया जाता है, उसकी जांच पड़ताल की जाती है कि लक्ष्य भाषा की प्रकृति और मूल भाषा की जो प्रकृति है उसमें भिन्नता तो नहीं है। लक्ष्य भाषा में जो निहित अनुदित सामग्री है वह मूल भाषा के समतुल्य है या नहीं। जैसे अंग्रेजी का एक वाक्य है, ही इज ए गुड बॉय या ही वाज ए गुड बॉय। इसका हिंदी में अर्थ अगर अपन शाब्दिक दृष्टि से देखें तो वह एक अच्छा लड़का था। लेकिन हिंदी की प्रकृति में एक विशेषण का प्रयोग करना निहित नहीं है, इसलिए हिंदी में इसका जो अनुवाद होगा वह अच्छा लड़का। तो इस तरह से वो प्रकृति के आधार पर उसका पुनः पुनरीक्षण करता है और इन चरणों से गुजरने के बाद जो अनुच्छेद तैयार होता है वो अनुदित सामग्री होती है। तो अनुवाद की प्रक्रिया में अनुवादक को सबसे पहले स्रोत भाषा के पाठ का पठन करना पड़ता है, उसके मूल भाव को समझना होता है, उसके बाद उसका व्याकरणिक दृष्टि से, संरचनागत दृष्टि से उसका विश्लेषण करना होता है और तृतीय चरण में लक्ष्य भाषा के पर्यायों और समतुल्य वाक्यों से उसका अंतरण किया जाता है। चतुर्थ चरण में लक्ष्य भाषा के उन वाक्यों, पदों, पदांशों को संयोजन किया जाता है। अंतिम चरण में उन सभी जो अनुदित पाठ है उसका निरीक्षण किया जाता है। तो ये अनुवाद की प्रक्रिया है। धन्यवाद।